नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं। उन्होंने चिताया है कि योगी ने कहा कि आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास के परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए अपनी आशंकाएं भी जाहिर करते हुए एकजुट होने का आह्वान भी किया है। तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता सियासी तीर चला रहे हैं। पिछले दिनों फिलिस्तीन पर आंसू बहाने वालों में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप्पी साध ली है। कांग्रेस नेता तो बांग्लादेश वाली हालत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, पहला, योगी को सनातनियों की चिंता है, विपक्षियों के मन में शंका क्यों? दूसरा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं, भारत में क्या इस पर सियासत हो रही है? हसीना के विरुद्ध गृहयुद्ध है, भारत में मोदी विरोधी क्यों खुश है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह मंदिर को आग के हवाले किया जा रहा है, उसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में आरक्षण की आग आखिरकार हिंदुओं पर हमले में कैसे तब्दील हो गई, इसे लेकर भारत भी चिंतित है। भारत के हर हिंदू की चिंता को जाहिर करते नजर आई योगी आदित्यनाथ। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का बयान ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश का हिंदू की बेबसी की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में जो खास बातें कही वो यही हैं कि बांग्लादेश हमें एक सबक देता है और बांग्लादेश देश में जो कुछ उपद्रव चल रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, दरअसल ये इतिहास से सबक न लेने वालों के लिए एक सबक है। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सत्य है और इतिहास से सबक लेंगे तभी स्वर्णिम भविष्य होगा। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब तक जो लोग फिलिस्तीन में नरसंहार पर आंसू बहा रहे थे, उन्होंने हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रही ज्यादती पर चुप्पी साध रखी है। अलबत्ता भारत में सरकार विरोधी नेता बांग्लादेश वाले हालात की इंडिया में होने की बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में घुसिया भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं, भ्रष्टाचार से नहीं होगा। What you're undermining is my freedom not to say something. बांग्लादेश में आरक्षण की आग हिंदुओं के मंदिरों और घरों तक आ पहुंची। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है, वो किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी का बयान उन्हीं चिंताओं को देश के सामने रख रहा है। सवाल उठ रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता आखिर कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जो ये सोच है, ये सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ नेपाल तक सीमित नहीं है। ये दायरा बड़ा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोगों की सोच ऐसी क्यों है। अगर वहां अल्पसंख्यक रह रहे हैं और इस तरीके से मारपीट की जाएगी, मंदिर जलाया जाएगा, तो क्या उसका इफेक्ट हिंदुस्तान पर नहीं पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। और क्या एकजुटता आनी चाहिए जिसमें आने वाले समय में विश्व पटल पर इस तरीके की कोई घटना ना घटे? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ विमल सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, महंत राजू दास, हिंदू धर्म गुरु, और रिफत जावेद, वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ रहे हैं। मैं रिफत सर आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आपने एशियन रीजन बहुत ठीक ठाक तरीके से कवर किया। ये एक माइंडसेट है और आज लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ठीक है, आपको तख्ता पलट करना था,
रिजर्वेशन के लिए आप सड़क पर उतरे, लेकिन ये जो इंडिया अगेंस्ट की फीलिंग है पहली, और दूसरा जो वहां पर माइनॉरिटीज है वो फीलिंग है। आप देखिए जो वहां के लोकल सिंगर्स थे, जो वहां के लोग थे, उन सबके घर जलाए गए। कितने ऐसे लोग थे जो बेघर हो गए और मारपीट हो रही है, कत्लेआम हो रहा है। ये माइंडसेट क्या कहता है? रिफत सर, माफ कीजिएगा, अब एक बहुत आपका सवाल का बड़ा हिस्सा वो मुझे सुनाई नहीं दिया ऑडियो की वजह से, लेकिन ब्रॉडली जो आप ये पूछ रहे हैं कि वहां पे जो हालत है बांग्लादेश में, हाँ। और जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, उस बीच में जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू कम्युनिटी हैं, उनके घरों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उस पे आपका सवाल है। तो देखिए, एक जब भी एस्टैब्लिशमेंट चरमराती है, और बांग्लादेश की एक लंबी हिस्ट्री रही है इस तरह से कि आप देखें कि जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर आज तक एक अनसर्टेनिटी वहां की पॉलिटिकल सिस्टम में रही है, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी बात तो ये रही कि जो हिंदू ग्रुप के जो लीडर हैं, गोविंद चंद्र प्रमाणिक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट परसों बड़ा अच्छा स्टेटमेंट निकाल करके बताया कि किस तरह से पूरी कोशिश की जा रही है जो माइनॉरिटी है उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन ये काफी नहीं रहा जो हमने देखा है कि आपने जैसे बताया कि एक सिंगर के घर को जला दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जिसमें जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक है। आई मीन आप इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, चाहे आप कहीं पे भी रहें। और उसका जैसा कि आपने जिक्र किया कि इतना क्लोज्ड जो जो साउथ एशियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इतना क्लोज है कि वहां पे अगर कुछ होता है और सोशल मीडिया के जमाने में आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज में हो सकता है। तो ये तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सिस्टम जो इंटरिम सिस्टम जो अभी तैयार हो रही है, उनकी कोई इसको मदद है। बिकॉज सबसे अच्छी बात तो यह है कि मोहम्मद यूनुस बन रहे हैं जो इंटरिम हेड बनेंगे, वो खुद ही इतने सुलझे हुए लोग हैं, इतने सुलझे हुए हैं, नोबेल प्राइज विनर है, सब कुछ है। मैं ये कह रहा हूं, ये हम भी यही सोचते थे कि ये रिजर्वेशन का मामला है, ये यूथ का मामला है। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे चीजें खुली हैं, और खुद विदेश मंत्री ने सूत्र में बताया कि जब ब्रीफ किया विपक्ष के नेताओं को तो ये कहा कि आप दूसरी कंट्रीज का हाथ और इन्वॉल्वमेंट को नकार नहीं सकते, यू कांट रूल आउट। पहला, जमात ने जो काम किया, आईएसआई ने काम किया, वो चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये सिर्फ एक आप कहिए कि पोजीशन था या एक प्रोटेस्ट था यूथ का रिजर्वेशन के लिए, नहीं, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश दिख रही थी और वो धीरे धीरे दिख रही है। ये तो एक ये तर्क है और बहुत ही सही, एक तर्क लोग मान रहे हैं कि इसमें किसी फॉरेन जो एलिमेंट्स है उसकी पूरे इशारे पे ये सब कुछ हुआ है। लेकिन चूंकि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है, तो एज ए जर्नलिस्ट हम उसको नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक जो वहां पे वायलेंस का मामला है, देखिए मैं इस वक्त आपसे इंग्लैंड से बात कर रहा हूं, और इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में आग लगी हुई है अभी इस वक्त। आप समझेंगे कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और पूरे इंग्लैंड बिल्कुल अभी आग लगी हुई है यहाँ पे, और हर जगह वायलेंस हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन को, लाइब्रेरी को, सबको जलाया जा रहा है। लेकिन अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि पूरे इंग्लैंड की जो व्हाइट कम्युनिटी है वो सब खराब है। कुछ एक जो हैं अराजक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के जो गैप होते हैं उसका फायदा उठा करके वो अपनी उल्लू सीधा करते हैं। वही चीज अभी बांग्लादेश में हो रहा है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट। जहां तक मुझे लगता है कि अगर जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो इन सब चीजों पे भी लगाम लग जाएगा। और मुझे लगता है भारत में और भारत सरकार भी यही चाहती है, मानती है और शायद यही सोचती है कि जितनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए उतना अच्छा है। बिल्कुल लंबा चौड़ा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। ठीक है सर, आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि साहब जो सनातन के लोग हैं वो एक हो जाएं, जो ये हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते, मार्च नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जला सकते, हिंदू भाई बहनों को मार नहीं सकते, जो आज हो रहा है बांग्लादेश में। आज का पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का बयान था संतों के मंच पर, ब्रह्मलीन अयोध्या के जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, और परमहंस जी का आज मूर्ति का अनावरण था, उसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज बोल रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से आरक्षण के नाम पर जो ये प्रोपोगंडा चलाकर और जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ मारना, पीटना, बलात्कार करना, भगाना, मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान में 6 करोड़ बांग्लादेशी हैं, तत्काल तुरंत बाहर करो।
रोहिंग्या मुसलमान 3 करोड़ है, तत्काल बाहर करो। नहीं बाहर जाते तो हिंदू संगठनों से मांग करता हूं, आप रोड पे आइए और इनको भी इसी हिसाब से, जैसे अभी इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनसे मैं मांग करता हूं, ये जो बांग्लादेशी आतंकवादी घुसपैठी हिंदुस्तान में है, तत्काल ये लोग आवाज उठाकर बाहर करें। जब फिलिस्तीन के लिए ये नारा सदन में लगा सकते जय फिलिस्तीन, तो क्या बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हिंदू नहीं क्या? उनके लिए मानवता नहीं है क्या? ये चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए? मुंह इनके सिल गए क्या? ये बोल नहीं पाते क्या? इनको बोलना चाहिए ना, ये नहीं बोल सकते। तो इसके नाते अभी मौका आने दीजिए। योगी जी ने जो चिंता किया है, चिंता जायज है, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक संविधान है। हिंदू जहां अल्पसंख्यक होगा, बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, आ रहा हूं। एक बार फाजिल जी, एक बार आप रिप्लाई कर दिए, उसके बाद मुझे विमल सिंह जी के पास भी जाना है। फाजिल साहब, ये कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या हैं, जो यहाँ आए हुए हैं, उनको पहले बाहर करिए, जो रिफ्यूजीज रह रहे हैं उनको बाहर करिए, और फिलिस्तीन का नारा लोग लगाएंगे और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। रजत भाई देखिए, बांग्लादेश हमारे देश में नहीं है, वो अलग एक देश है। हाँ। वहां पे शेख हसीना ने सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके और चुनाव कराया और एक तरफा चुनाव जीत लिया। मतलब चुनाव कुछ नहीं हुआ, उनके नौकर के पास से 2 हेलीकॉप्टर निकला है। कौन का व्यक्ति हिंदू का घर क्यों जला रहा है? हिंदू बहन बेटियों की घर क्यों टूट रहा है? अरे मार आगे क्यों रहा है आगे हिंदुओं सुनिए ना, को? थोड़ा विषय धैर्य है, परिचय दीजिए। अगर फाजिल भाई तुम्हारी गला मैं काट लूं, तुम्हारे घर पे मैं हमला कर दूं, तुम्हारे ये हिंदू संगठन चढ़ाई कर दे, तुम्हारी पिटाई कर दे, तुम्हारे अरे लुगाई सुन को मैं तो उठा लीजिए लाऊं, बाबा जी, तुम्हारे लुगाई का थोड़ा मैं धैर्य बलात्कार रखिए। कर दूं, तो ये आवाज कहाँ जाएगा? अरे थोड़ा नहीं, धैर्य नहीं, रखिए ना, कहाँ नहीं, है नहीं, इतना ये कहाँ उतावले जाए? हो जाते? नहीं, ये जो आप अंग्रेजी झाड़ रहे हो बैठकर, रजत भाई, ये अंग्रेजी झाड़ रहे हो। राजू दास जी, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो 3-4 आपने सवाल उठाए हैं, राजू दास जी, अभी मेरी बात राजू दास जी, मैं ये कह रहा हूँ जो 3-4 सवाल उठाए, एक बार फाजिल साहब बोल लें, फिर उसके बाद उसको जाना है विमल जी के पास भी। देखिए, वहां लोकतंत्र की हत्या हुई, लड़ाई सरकार में और जनता में है। हाँ। लेकिन भारत में उसको हिंदू मुसलमान बना दिया गया। तो सुबह से आज हिंदू मुसलमान की डिबेट चल रही है, और जब हिंदू पे हमला होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कहाँ है? अब उसको जाना चाहिए बांग्लादेश। और रोहिंग्या जिसकी बात किन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं रजत भाई, इस समय सही समय है भारत सरकार को फौज भेज करके बांग्लादेश पर कब्जा कर लेना चाहिए, उसको अपने देश में मिला देना चाहिए। अखंड भारत का पहला हिस्सा हमारे देश में आ जाएगा। ये बात कहाँ जाएगी? हम तो ये चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं इस समय भारत सरकार सेना भेज के बांग्लादेश पर कब्जा कर ले और अपने देश में मिला ले। 24 घंटे में सारे हालात ठीक हो जाएंगे। कोई हिंदू पे हमला करेगा उसको ठूंस दीजिए, अंदर उठा ले तिहाड़ जेल में। अरे भाई, कुछ इच्छा शक्ति, और ये सही समय है बजरंग दल की परीक्षा लेने की। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो हिंदू का ठेका ले रखे हैं, उनको बांग्लादेश जाना चाहिए। ये बाबा को बांग्लादेश भेज देना चाहिए, जाके वहां बताइए उनको। फिर ये कहे कि हिंदू है, ये कहे कि हिंदू है जो जा करके यहीं बैठ के बात करते हैं। फाजिल साहब को आपने सुना, उसके पहले राजू दास जी ने बोला, उसको तो आ रहा हूं। फाजिल भाई, ये जो आपने एक सुझाव दिया है, मैं एक बार विमल जी को वही सुझाव दे देता हूं। विमल जी, वो कह रहे हैं साहब विश्व हिंदू परिषद को भेज दीजिए, भारत कब्जे में ले ले अपने, क्यों पीछे हट रहे हैं आप? देखिए रजत जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी पूरी जो है एक नजर जो है बांग्लादेश पे बनाई हुई है, और जिस तरीके से वहां पे एक भ्रामकता का जो है एक माहौल बना हुआ है, और वहां के लोग जिस तरीके से जो है टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, और जिस तरीके से हिंदुओं को मंदिरों को जलाया जा रहा है, या हिंदू लोग हैं उनके घरों में जो है आक्रमण किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने जब सीएए लाया था, तो आपको याद होगा कि जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब पास कराया जा रहा था, तो यही विपक्ष के लोग थे और यही कुछ चुने हुए नेता थे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, फाजिल अहमद जैसे लोग, जिन्होंने उसका विरोध किया था, और देश में कई जगह पे जो है सड़कें रोक दी गई थी। आज देखिए जो है उसी जो है, चाहे बांग्लादेश की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं या अफगानिस्तान की बात करूं, वहां पे जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ जो है बुरा बर्ताव किया जा रहा है। आज देखिए कि आज जो है हमारे जो भारत कानून होने के बाद भी आप नहीं बुला रहे, बुलाना चाहिए ना आपको कुछ क्या किया आपने? बताइए, 3 दिन से बांग्लादेश जल रहा है, आपने क्या किया? आप कुछ नहीं कर सकते तो बजरंग दल को भेज दीजिए, वो कुछ करेंगे। विश्व हिंदू परिषद को भेज दीजिए, वो लोग कुछ करेंगे। आखिर वो लोग देश में हिंदू जगह पे हिंदू की रक्षा करने का पूरा ठेका ले रखा है, तो विश्व हिंदू परिषद को बजरंग दल को भेज दीजिए। आपका आचरण बता रहा है
कि आप जो अरे है आप काहे के ठेका ले रखे हमारे हैं? अल्पसंख्यक लोग हैं जो किस हमारे बात के लिए हिंदुओं के 3 ऊपर दिन जो से है क्या किया आक्रमण हो आपने रहा है, बताइए उसके ना आप हमको। सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश कहना के चाहता हिंदुओं हूं के लिए कि आपने भारत 3 दिन सरकार में उस क्या पर किया, पैनिक कुछ नजर किया बनाई बता हुई दीजिए। है और 12 से 13 हजार जो हमारे भारतीय जो बांग्लादेश में फंसे हुए थे उनको लाने का कार्य जो है भारत की सरकार कर रही है। और इसके साथ साथ अरे जो हमारे बांग्लादेश राजदूत के हैं, जो हमारे भी अभी हिंदू जैसे भाई आर्मी हैं, जनरल उनकी जो है इसके सुरक्षा के लिए इंचार्ज आप क्या है, किए? बांग्लादेश का भी जो इंचार्ज है वो जो है आर्मी जनरल है। अरे उसके भैया, साथ-साथ बांग्लादेश वो के पूरा हिंदू हमारे भाई जो के लिए राजदूत है आपने वहाँ क्या पे, किया वो वो बताइए। पूरा जो अपना जो है नजर बनाए हुए। नजर बनाने से नहीं होता है, मत करिए, नजर नहीं, आप हाथ फाजिल दिमाग भाई, चलाने एक से बार होता तो है। कंप्लीट कर लीजिए, कलेजे एक बार से होता है, बात इच्छा फाजिल शक्ति भाई, मजबूत मैं कह रहा हूं कीजिए। सबका पूरा जो बात है पूरा का पूरा जो है कोशिश कर रही है। बांग्लादेश जो से भी हमारे कमेटी भारतीय फाजिल भाई, फंसे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको फाजिल भारत भाई, लाया एक जा बार रहा इनको है। अपना जो ओपनिंग भी कमेंट कंप्लीट कर लेने दीजिए। पीसीआर एक बार फाजिल साहब को रोकेगा। एक बार विमल जी आप ओपनिंग कमेंट दे रही फिर आता हूं। फाजिल भाई सुनिए, फाजिल भाई सुनिए, विमल सिंह नाम है मेरा और जितना तेज मैं चिल्लाऊंगा, आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं मैं और आपसे आवाज भी हमारा बहुत गर्म है, जोश भी आपसे ज्यादा गर्म है। जब आप बोलेंगे बीच में बोलने नहीं दूंगा और इस जड़ों को हिलाना जो है बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोग जो है हमारे जो संवैधानिक लोकतंत्र है, जो मूल्य है, उसके लिए जो है लोग प्रेरित हैं। लोग हमारे देश की सरकार के ऊपर विश्वास रखते हैं। जितना जो है भारत की सरकार ने कार्य किया, जनता उनके साथ है। तीसरी बात है, जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है। एक मिनट आ रहा हूं, एक बार रिफत जावेद जी के पास जा रहा हूं। रिफत जावेद जी, जो बात विपक्ष ने बोली आज, खासतौर से सलमान खुर्शीद ने, क्या ये टाइमिंग गलत नहीं थी? आप देखिए, कांग्रेस जितने भी लोग थे, बाकायदा विदेश मंत्री ने सबको ब्रीफ किया, लोगों ने कहा साहब हम सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद साहब अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, हिंदुस्तान का भी माहौल खराब है, आपको ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर ऐसा है नहीं, इस जंक्शन पे, इस टाइमिंग पे ये बात बोलना आपको लगता है वाजिब थी सलमान साहब? देखिए, कांग्रेस के लीडरों के साथ प्रॉब्लम ही यही रहा है कि उनको ना कम्युनिकेशंस की इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब इनको ये समझना चाहिए कि किस वक्त कैसे बोलना है, क्या बोलना है। इसका प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ रहा है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, हम कम से कम उससे बहुत अलग है, बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पे हम जानबूझ करके एक थर्ड कंट्री के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बनाने की कोशिश ना करें। जैसे कि हमारे एक इजराइल का मामला था, गाजा पट्टी फिलिस्तीन का मामला था, मैं उसमें भी आ जाऊंगा। नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड के ग्लोब में आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दीजिए, हिंदुस्तान उस कंट्री में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदुस्तान उस प्रॉब्लम को तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं रजत जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो कह रहे हैं कि एक साथी ने, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूं, कह रहे थे कि हिंदू जहां पे माइनॉरिटी में प्रॉब्लम में है, हिंदू मेजॉरिटी में आ जाएगा, प्रॉब्लम में हो जाएगा। मसला यह है कि पिछले 11 साल से तो हिंदू मेजॉरिटी में इंडिया में, फिर भी खतरे में है इन लोगों के लिए। हिंदू मुस्लिम ना बनाए। जो हिंदू वहां पे जिन पे अटैक हो रहा है, हम सिर्फ हिंदुओं को काट छाट करके दिखा रहे हैं। मुसलमानों के घरों पे भी अटैक हो रहा है। ये उन लोगों के घरों पे अटैक हो रहा है जो शेख हसीना के साथ उनके करीबी थे। अब उसमें हम हिंदुओं को दिखा करके कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक वो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है हिंदू होने की वजह से, वो उन पे अटैक हो रहा है। वो शेख हसीना के करीबी थे। जो लोग शेख हसीना के करीब थे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, अहमदिया हो, शिया हो, सब पे हमले हो रहे हैं। क्या ये सही है? गलत है। ये गलत है। ये चाहे वो किसी भी धर्म के इस पे हो रहा हो, ये गलत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आ जाएगी तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम अपने आप घर को उसकी वजह से ना जलाएं। यहाँ पे बहुत पीसफुल है। आप बाहर के, मैं दूसरे कंट्री में रहता हूँ, एक कंट्री का जो रेपुटेशन है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको कम से कम आप लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे मुराद मतलब आप, मैं जनरल लोगों से कह रहा हूँ कि एक कंट्री का रेपुटेशन सुपर पावर बन रहा है, उसको खाम धूमिल करने की कोशिश ना करें हम। एग्रीड सर। राजू दास जी के पास। राजू दास जी, ये पॉइंट रिफत जावेद जी ने रखा है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। ये कह रहे हैं कि जो हमला हो रहा है बांग्लादेश में, उसको आप हिंदू मुस्लिम में कैटेगराइज मत करिए। ये हमला उन पर हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो शेख हसीना या फिर पार्टी या फिर उस सरकार के करीबी थे। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। इसको हिंदू मुस्लिम वाले चश्मे से आप मत देखिए। पहले तो अपना चश्मा बदलवा लें, उनकी चश्मा सही नहीं है, वो चश्मा का नंबर सही करा लें। जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से वहां आरक्षण के लेकर विवाद था,
तो आरक्षण के विवाद में मेरे कहने का मतलब है कि तुम मंदिर तोड़ दोगे, मंदिर जला दोगे, सिर्फ हिंदू बहु बेटियों का इज्जत लूटोगे। 12 लाख से ऊपर वहां हिंदू घर छोड़ने के लिए तैयार, इधर उधर भागने के लिए तैयार है, तो तुम हमला सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही करोगे। वो चश्मा उनके सही नहीं है। मंदिर तोड़ा जाना उचित है? कोई मस्जिद तोड़ते हुए वीडियो नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूँ ठीक है, आऊंगा राजू दास जी आपके पास। एक बार विमल आप एक बार आंसर कर दिए, मैं राजू दास जी से जुड़ूंगा। विमल ये कह रहे हैं कि साहब इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए और उस देश की वजह से अपने देश का कंपैरिजन मत करिए, पहला। दूसरा, आप उनके जो वहां का बवाल है उस पर यहां पर राजनीति और बवाल मत मचाइए। को जो है भारत में जोड़ के एक जो है माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा था किस तरीके से जो है राजनीति अभी जो है राजनीतिक दलों के साथ जो है केंद्र सरकार ने बैठक किया था, जिसमें राहुल गांधी जी भी कांग्रेस की तरफ से आए हुए थे, आप रामगोपाल यादव जी भी आए हुए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से भी लोग आए हुए थे। हर पार्टियों के जो है सदस्य वहां पे मौजूद थे। उन्होंने भारत सरकार के फैसले पे और भारत सरकार की जो भी कार्रवाई है उस पर उन्होंने अपना जो है विश्वास जताया कि सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है सलमान खुर्शीद का बयान हो या संजय सिंह का बयान हो, वो देश में जो एक भ्रामक स्थिति बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, देश को तोड़ने की जो है कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, अभी हमारे मित्र ने कहा फाजिल भाई ने कि रोहिंग्या मुसलमान, मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा था जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो है जो दिल्ली से और यूपी में सटे हुए जो हमारे रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई किया था, तो कैसे अरविंद केजरीवाल जी को दर्द हुआ था। ममता बनर्जी जी जो है वहां के रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर बनाई हुई है, देश के संसाधन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत की सरकार जो है एनआरसी लाने की बात करती है तो यही जो है जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो बार बार सामने आ जाते हैं कि नहीं वो हमारे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां पे बुलडोजर दिल्ली में चलाया जाता था एमसीडी की तरफ से तो अरविंद केजरीवाल जी को दर्द होने लगता था। देखिए भारत की सरकार कोई भी अगर कार्रवाई करती है तो यही हाय तौबा मनाने के लिए जो है विपक्ष के लोग सामने आ जाते थे। दूसरी चीज, ठीक है, विमल जी जो आपने आंसर दिया, एक मिनट, क्योंकि राजू दास जी उस वक्त चले गए थे, मैं आ रहा हूं। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। जोशी जी, जो क्योंकि आप थोड़ा 15-20 मिनट विलंब से थे, चर्चा इस बात की कि साहब बवाल बांग्लादेश का है और सियासत देश में हो रही है। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों पर वहां पर अत्याचार हो रहा है, इस क्यों हो रहा है उसकी जवाबदेही कौन लेगा। और तीसरा जो एक सवाल आया कि साहब जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं, वो इसको पुश कर रहे हैं। सलमान साहब का बयान देखिए आप, वो कह रहे हैं साहब भारत में भी ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, यहां भी माहौल अच्छा नहीं है। जोशी, देखिए हम तो उस रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता हमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, और वो जो रास्ता है वो है संविधान का रास्ता, लोकतंत्र का रास्ता और धर्मनिरपेक्षता का रास्ता। हम लोग समाजवादी लोग उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे बांग्लादेश में जो घटना घटी, अप्रिय घटना घटी है, ये निश्चित तौर पे किसी भी देश के लिए अच्छा विषय नहीं है, क्योंकि आज बांग्लादेश को किस हालात का सामना करना पड़ रहा है ये तो बांग्लादेश का आवाम बेहतर जानता है। क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन कानून का एक विद्यार्थी भी हूँ और ये मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कि आज हम सबको निश्चित तौर पे जो भारत का जो हमेशा स्वरूप रहा है कि अपने जो पड़ोसी मित्र देश हैं उनसे हमने अच्छा व्यवहार करा है, और ये हमारे साथ हमारी कूटनीति का एक हमेशा पहलू रहा है कि हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव किया है। और मुझे लगता है कि वहाँ की जो परिस्थिति है, देश काल समय परिस्थिति जिसे कहते हैं, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मुझे लगता है कि आज वो उनकी परिस्थिति अलग है। जो भारत का जो फॉर्म है, भारत का जो सेकुलर फॉर्म है, जो हमें संविधान हमें पाठ पढ़ाता है, मुझे लगता है कि भारत के जो हालात हैं वो अलग हालात है। भारत हमेशा मजबूती से धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ा रहा है। भारत जो है हमेशा अपने मित्र राष्ट्रों के मदद करने का काम करता है, उनके साथ खड़े होने का काम करता है। दोनों देशों के बीच में रिश्ते अभी भी वैसे ही हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स अभी भी ऑन। ठीक, पॉइंट टेकन। फाजिल अहमद के पास। फाजिल, ये जो विवाद है वो विवाद अगर ये कहा जाए कि इस देश में आ गया है तो गलत नहीं है, और इस पर राजनीति शुरू हो गई है, जो बहुत भयावह चीज है, नहीं होनी चाहिए थी। ये एक दूसरे देश का मामला था, उस हिसाब से इसको निपटाया जाना था, लेकिन अब राजनीति यहां पे भी शुरू हो गई है। गाजा पट्टी पर भी अटैक होता है तो देश में राजनीति शुरू हो जाती है और दो फाड़ हो जाते हैं।
ऐसा क्या हो गया साहब? दूसरे देश का मामला है, भारत सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर जो भी लाइन लेती है, विपक्ष और जनता को साथ में होना चाहिए। यहां पर राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? देखिए, आधी दुनिया में मुसलमानों की आधी आबादी है, पूरी दुनिया में आधी आबादी मुसलमान की है। तो जब भी कहीं कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। और भारत में एक वर्ग ऐसा है जो मुसलमानों से बेहद नफरत करता है। मतलब दुनिया में कोई मुसलमान मारा जाए तो उनको खुशी होती है। तो ऐसे मिजाज रखने वाले भारत में संख्या उनकी थोड़ा ज्यादा हो गई है। और इसलिए एक लोकतंत्र की हत्यारी शेख हसीना, जिसने विपक्ष को खत्म ही कर दिया, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके चुनाव कराया, दुनिया में कोई भी उसको शरण देने में तैयार नहीं। पूरी दुनिया के अंदर कोई शरण देने को तैयार नहीं। तो भारत ने क्यों शरण दे दिया? क्यों उसको अपने यहाँ बुला करके महिमा मंडित किया? दूसरी बात, 1-2 साल पहले रजत भाई वहां मंदिर तोड़े गए थे, हिंदुओं पर हमले हुए थे। आ रहा हूं विमल, आ रहा हूं। मैंने तब भी कहा था कि शेख हसीना के राज में बांग्लादेश के अंदर मंदिर पे हमला हो रहा है, हिंदुओं पे हमला हो रहा है। तो फिर शेख हसीना को उसके बाद भी भारत में बुला करके महिमा मंडित, G20 में इतना बड़ा सम्मान दिया गया। भारत में हमेशा महिमा मंडित। आखिर क्या रिश्ता है आपका? शेख हसीना जो लोकतंत्र की हत्यारी है, उसको आप भारत बुला करके सम्मान दे रहे हैं, उसको अब आप रख रहे हैं। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। और अभी तक सरकार ने जो ये लोग बात विमल, कर रहे हैं, ये कह रहे हैं शेख हसीना क्यों बुलाया आपने? नहीं सुनिए एक मिनट, नहीं फाजिल भाई, इतना लंबा मैं कह रहा हूं आपने पूरा पॉइंट दे दिया, एक बार आंसर ले लो, उसके राजू दास जी के पास जाना। विमल जी थोड़ा शॉर्ट। रजत जी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब जो है शेख हसीना वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उस समय जो है भारत के साथ संबंध बहुत अच्छा था। और भारत के साथ व्यापार स्थिति की अगर मैं मंदिर तोड़ा था, हिंदुओं को मारा था, अच्छे संबंध कैसे हो गया? सुनिए ना भाई साहब प्लीज, 2 साल पहले फाजिल भाई बीच में नहीं बोला था, आपके फाजिल भाई बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। उन्होंने ईवीएम खरीद लिया तो आपके संबंध अच्छे हो गए। अरे आप जैसे लोग तो टीवी चैनल पे बैठ के खुश हो रहे हैं कि वहां पे जो है हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है। आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि वहां पे जो हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा है वो गलत है। आप जैसे लोग उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ गलत किया जा रहा है तो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप तथ्य पे बात नहीं कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही देश के अंदर भ्रामकता फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो शेख हसीना जब ये कहाँ का न्याय है? अरे जब जो है बांग्लादेश का जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो घर तोड़ा जा रहा है, तो आप जैसे मुसलमान जो है तबाह मचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। क्यों भारत? आप जैसे लोग जो है, जब संख्यकों को जो है, जब हमारे हिंदू भाई हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनको जो है नागरिकता देने की बात की जाती है, तो आप जैसे लोग जो है हाथ हवा बचाने के लिए सड़क जाम कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये वो देश नहीं है, ये वो देश नहीं है कि यहाँ पे बम मारा जाता था तो यहाँ के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर होता था। अब वो देश है कि आप देखिए रसिया और जो है यूक्रेन के बीच में लड़ाई होता है, तो पहली बार जो है इस देश का प्रधानमंत्री जो है वहां पे युद्ध रोका जाता है, वहां पे युद्ध रोका जाता है कि वहां पे भारतीय जो है फंसे होते हैं, उनको निकालने आ रहा हूं। एक बार राजू दास जी को जोड़ जो बात आप लोगों ने कही है, आ रहा हूं विपल सर, उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक बार राजू दास जी के पास। राजू दास जी, फाजिल साहब कह रहे हैं कि साहब आधी आबादी मुसलमानों की, वो सीधे बिल्कुल ओपनली कहा कहीं कुछ भी होता है सारा आरोप आप मुसलमानों पर लगा देते हैं, पहला। दूसरा, कहा हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है जहां मुसलमानों पर कुछ भी होता है तो उसको बहुत खुशी होती है। ये फाजिल भाई आरोप लगा रहे हैं। राजू दास जी नहीं, कौन व्यक्ति खुश होता है? मुसलमानों के साथ कोई घटना हो जाता है तो कौन व्यक्ति खुश होता है? ऐसा नहीं, शुद्ध रूप से एक प्रलाप है ये। अभी विषय है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में जिस प्रकार से मंदिर तोड़े जाना, हिंदुओं को मारना पीटना, घरों को जलाना, उनकी बहन बेटियों को इज्जत लूटना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करे, तत्काल सरकार संज्ञान में ले, बांग्लादेशी घुसपैठी को वहां बांग्लादेश भेज दो, वहां से हिंदुओं को ले आकर बसा दो, या तो फिर बांग्लादेश को 2 भाग करो, वहां पर दूसरा देश हिंदुओं के लिए भी बनाओ। और ये नहीं होता है तो फिर मैं अपील करता हूं, मैं फाजिल भाई से आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांटकर एक में हिंदू रख दें, दूसरे मुसलमान रख दें, ये आपके करने चाहिए भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। आखिर फाजिल भाई जैसे लोग, सलमान खुर्शीद कोई गलत थोड़े ने कहा है, सलमान खुर्शीद ने सही कहा है, कोई गलत थोड़े ने कहा है। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति हुई भाई? जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? सलमान खुर्शीद कहाँ बोल पाए?
अरे बांग्लादेश को भारत में आना क्यों नहीं चाहिए? सलमान खुर्शीद कहाँ बोल रहा बांग्लादेश है? को भारत में लाने की बात करते हैं। आतंकवादियों को लेने कोई काम नहीं है भारत को। अरे बांग्लादेश अखंड भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? आतंकवादियों को भारत में लेने का कोई भारत काम कैसे नहीं है। बनेगा जब बांग्लादेश हमारी बिरादर को नहीं बढ़ाना है, हमारे देश को नहीं आएगा? यही सही समय है भारत में अपने भारत को अपनी सेना भेज देना चाहिए। आतंकवादियों कौम को नहीं बढ़ाना, आतंकवादी कौम को नहीं बढ़ाना है, आतंकवादियों कौम को नहीं बढ़ाना। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ तत्काल। रजत भाई आ गई ना बात, अभी हम जो बात कर रहे थे वो सामने आ गया, देखा में लेना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने कोई गलत नहीं कहा है। अभी मैंने जो बात कही कि इन लोगों को इतनी नफरत है मुसलमानों से कि मुसलमान नाम देख के भी इनको नफरत होने लगती है। जिस दिन मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, ये पाकिस्तान ही करेंगे। ये बांग्लादेश के मुसलमान से चिढ़ते हैं, म्यांमार श्रीलंका के मुसलमान से, कहीं का मुसलमान इनको अच्छा नहीं लगता है। दुबई का मुसलमान इनको अच्छा लगता है, मस्कत का कतर का मुसलमान अच्छा लगता है, अरब का मुसलमान अच्छा लगता है, लेकिन अपने देश का मुसलमान इन लोग को अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों को अपने देश के मुसलमानों से इतनी नफरत है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान पे कोई बात होती है तो ये लोग उसके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं और खुशी मनाते हैं। के बाद भी हिंदुओं के घर में आग लगाया जा रहा है। 3 हिंदुओं के घर सरेआम जला दिए गए जम्मू कश्मीर में। अरे तो बजरंग दल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बजरंग दल? विश्व हिंदू परिषद कहाँ गया? आज बजरंग दल की जरूरत है बांग्लादेश को, भेज देना चाहिए बजरंग दल के कार्यकर्ता जाकर के वहां सुरक्षा करें। ठीक है, आज कहाँ गए वो लोग? आज कहाँ गए एक बार रिफत सर के पास विश्व हिंदू परिषद के रिफत लोग? सर, ये उनको जाना चाहिए राजू दास जी एक बांग्लादेश। नई बात करें, आपकी थ्योरी थोड़ी अलग है। राजू दास जी कह रहे हैं साहब 2 फाड़ कर दीजिए और अपील कर रहे हैं कि साहब एक हिंदू को दे दीजिए, एक मुसलमान को दे दीजिए। रिफत सर बिल्कुल लेटेस्ट थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं तो हैरान था कि मतलब लोग फॉरेन पॉलिसी पे हमारे इंडिया में और मोदी जी इनका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? इनको तो पहली फुर्सत में इनको पहली फ्लाइट से किसी तरह से वहां एयर ड्रॉप कर देना चाहिए बांग्लादेश में और वहां पे जाकर के इनको इनकी जो थियरी है उसको अप्लाई करने का मौका देना चाहिए। मतलब इतने जहर के साथ लोग कैसे जी लेते हैं? थैंकफुली मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भारत में ज्यादातर लोग इस तरह की का विचार नहीं रखते हैं और यही वजह है कि आज हमारा एक मकाम है पूरे दुनिया में। देखिए, हम एक वीडियो को तो हमने दिखा दिया कि मंदिर पे हमला हो रहा है। हाँ। 10 वीडियो ऐसे भी हैं जहां पे दिखाया जा रहा है कि मस्जिदों से अजान हो रहा है कि भाई अपने हिंदू भाइयों पे हमला ना करो। और अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए मॉस्क अनाउंसमेंट बांग्लादेश, मॉस्क पीपल प्रोटेक्टिंग मुस्लिम प्रोटेक्टिंग टेम्पल्स, आराम से मिल जाएगा आपको। सोशल मीडिया का जमाना है, ये फेक न्यूज फैलाने वाले जाहिर लोग यहाँ पे आकर के नफरत फैला रहे हैं। इन सब चीजों से हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इसकी वजह से कहाँ कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बांग्लादेश में ये हो रहा है, ये यहाँ पे ये तने जा रहे हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ अलग ही वजह है वहाँ पे। इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। छोटा सा ये पॉइंट है। सरकार नहीं है, शुद्ध रूप से आतंकवादी है और ये शुद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान वहां देख रहा है। हिंदुस्तान तुम्हारे जैसे लोग हमारे यहाँ बहुत कम है भारत में। थैंकफुली मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम जैसे जहरीले लोग मेजोरिटी में नहीं है भारत में। कौम के मानने वाले हो, ये जाहिर लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए यहाँ टीवी चैनल पे आकर के जहर फैलाते हैं। कोई नहीं सुनने वाला, तुम्हारी बकवास तो तुम्हारे घर में भी कोई नहीं सुनेगा। इतनी जाहिलाना हरकत। जाहिल तो तुम लोग हो, वरिष्ठ पत्रकार के नाम पर जाहिल दिखाते हो। एक भी वीडियो दिखा दो ना। मैं थोड़ा आप लोगों से अपील करूंगा, नेशनल नेटवर्क पर है, कम से कम युवा और देश की जनता आपको सुनती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग अपने विचार व्यक्त करिए और मतभेद हो सकते हैं, अच्छी बात है, शायद इसीलिए हम डिबेट भी करते हैं क्योंकि 2 आवाजें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिए। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके साथ, विमल आ रहा हूं। एक बार प्रोफेसर भुवन जोशी से। भुवन जोशी जी, क्या विपक्ष को भी इसमें एक मौका दिखता है राजनीति का, बांग्लादेश वाले इशू? देखिए, पहले तो अभी मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो हमारे ही जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो कूटनीति भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट होने का, लॉ का, के बाद भी इतना नहीं जान पाया जितना ये जान पाए कि एक देश के 2 टुकड़े यहीं से इंडिया में बैठ के इन्होंने करा दिए। और मुझे लगता है कि माननीय जल्द से जल्द राजू महन जी को माननीय मोदी जी ने अपने कैबिनेट में लेकर और एक नया आज देश को मिल गया है
खिताब कि महेंद्र राजूदास जी धर्म के अलावा एक ज्ञान भी करते हैं, इस तरह की बातें मेरे को लगता है कि जिस तरह का ये बात कह रहे हैं, इस तरह की बातें हमें लगता है कि एक नेशनल टीवी पे एक चैनल जिसकी एक अपनी एक गरिमा है उस पर बोलना ठीक नहीं। और इससे भारत के स्वरूप को, जो भारत हमेशा अपने राष्ट्र मित्र पड़ोसी देशों के साथ उनके हमेशा संबंध रहे हैं, हमने तो कोशिश करी है कि उन पड़ोसी राज्यों के प्रति भी अच्छे संबंध करें जो जिनके प्रति हमारे संबंध नहीं है। निश्चित तौर पे इससे सबक लेना चाहिए। और मैं थोड़ा सा महन जी को बताना चाहता हूँ, आतंकवादियों की बात आपने कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ वही भारतीय जनता पार्टी है जो रेड कारपेट पे कंधार आतंकवादियों को छोड़ के आई। थोड़ा सा एक बार सुनिएगा, आपको रिप्लाई करना है। तो रेड कारपेट पे आपने आतंकवादियों को छोड़ने का काम विमल करा। सिंह, आपको रिप्लाई करना है। आप लोग जोशी जी की बात, आप लोग इस तरह की बातें न करें। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, विमल रिप्लाई। और किसी भी राष्ट्र के साथ इस प्रकार की दिक्कत आती है, मुझे लगता है यहाँ पर भी आप अपनी नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। विमल एक बार रिप्लाई करिए, फिर जाना है मुझको फाजिल साहब के पास। देखिए रजत भाई, मुझे जब भी आपने बोलने का समय दिया, बीच में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख पाए, और ऐसे लोगों को आपको बुलाना भी नहीं चाहिए पैनल पे, क्योंकि आज ये देखिए नेशनल चैनल है इंडिया डेली लाइव, और बहुत सारे हमारे ऐसे ईश्वरूप दर्शक हैं जो एक अच्छा डिबेट चाहते हैं, चाहते हैं कि एक डिबेट का निष्कर्ष निकले। पहली चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी भुवन जोशी जी ने बोला, देखिए राजू दास जी को मैं बहुत अच्छे जानता हूं। राजू दास जी जो है हिंदू धर्मगुरु हैं, इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी के महंत हैं। जिस तरीके से ये भुवन जोशी जी जैसे लोग क्या बात करेंगे, ये वही लोग हैं ना जो हिंदुओं पे जो है गोली चलाए थे, ये वही लोग हैं ना जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए थे, और उन्होंने कहा था अभी जवाब दिया आपको अयोध्या की जनता ने। अरे भैया, अयोध्या की जनता ने जवाब दिया आपको, आपके नफरती एजेंडे को अयोध्या की जनता ने ठीक ठाक जवाब दे दिया है, और आपको बद्रीनाथ में भी ठीक जवाब मिला है। देश आपके नफरती एजेंडे को समझ चुका है, अयोध्या जवाब दे रहा है आपको जवाब मिलना शुरू हो गया है। ये नफरती एजेंडे को देश ने स्वीकार कर दिया है, 2024 में कर दिया है, उपचुनाव में कर दिया है, और 10 उपचुनाव और हो रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उसका अंत होने जा रहा है। बद्रीनाथ ने करा है और अयोध्या ने करा है। अब आप इस देश में आपकी जो नफरती राजनीति है, जो हिंदू मुसलमान को आप लड़ाने का काम करते हैं, उस एजेंडे पे देश नहीं चलेगा। देश ने हम इस मोहब्बत को स्वीकार करा है, आपके नफरती एजेंडे को अस्वीकार कर दिया है। आप नफरत नहीं फैला पाएंगे, एक टीवी चैनल पर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कर पाएंगे, आप अपने नफरती एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अयोध्या ने जवाब दे दिया है, साफ जवाब दे दिया है कि आपकी नफरत की राजनीति अयोध्या को नहीं चाहिए, बद्रीनाथ को नहीं चाहिए। आपकी हार ने आपको बता दिया है कि अब इस देश को आपकी नफरत नहीं चाहिए। ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये सेकुलर देश है, ये मोहब्बत से चलेगा, ये आप गंगा जमुना तहजीब से चलेगा। आपके नफरत को आपकी सीटें बचा रही है, 303 से 240 पर आ गए। आपको उत्तर प्रदेश में क्या मिला? जवाब मिला है। और ये भारत देश जो है हमेशा मददगार देश है। आपके नफरत के यही भारत देश है, यही श्रेष्ठ भारत देश है। यही नफरत जो आप फैलाना चाहते हैं, इसी का विरोध हो रहा है पूरे देश में। जो हमारे जो है आपका नफरती एजेंडा नहीं चल पा रहा है। आ रहा हूं, एक बार मैं ये कह रहा हूं, अगर विपक्ष के नेता ये बात कहेंगे कि देश में भी ऐसा हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ है, अगर विपक्ष के नेता ऐसे कहेंगे कि यहां पे भी माहौल खराब हो सकता है, तो क्या वो एक तरीके से उकसा नहीं रहे उन लोगों को जो शायद बीजेपी के सपोर्टर ना हो? सारे वोट्स बीजेपी को नहीं मिले, मैं भी मानता हूं ये सच है, लेकिन अगर विपक्ष इस तरीके से उकसाएगा कि देखिए बांग्लादेश में हो रहा है, आइए सड़क पर आ जाइए, तो देश कहां जाएगा? फाजिल साहब देखिए, मुझसे पूछा रजत भाई ना? बिल्कुल, आप ही पूछा, जवाब दीजिए। रजत भाई देखिए, हमारा एक मजबूत लोकतंत्र है। बांग्लादेश भी हमारे देश का ही एक हिस्सा था, थोड़े दिन पहले ही अलग हुआ है। हाँ। उसके खमीर में भी भारत है, और हमारे देश के अंदर जिस तरह से सिर्फ ईवीएम मशीन से काला शीशा निकाल के सफेद शीशा लगा दिया गया तो 100 सीट कम हो गई। सिर्फ शीशा बदल दिया गया ईवीएम मशीन का तो 100 सीट कम हो गई। अगर ईवीएम हटा दिए होते तो 200 सीट कम हो गई होती, 240 से 140 पर आ गए होते। ये है हमारे देश का खमीर। और जितना भी आप बेईमानी कर लीजिए,
अगर सरकार जिस तरह से बांग्लादेश के विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के चुनाव कराई, भारत कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज को। ये मालूम है सबको, भारत किसी भी तानाशाह को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का संविधान बनाया होता तो वहां भी यह हालत कभी नहीं आ सकती थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की देन है कि हमारा देश में कभी भी इस तरह के तानाशाह पैदा नहीं हो सकते कि जनता को अपनी जान की बाजी लगा के सड़क उतरना पड़े। अरे यहाँ की तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ काला शीशा से सफेद शीशा कर दिया ईवीएम मशीन का, तो 100 सीट कम हो गए। ठीक है राजू दास जी, ये लोगों को जो आपने फॉर्मूला दिया 2 भाग में बांटने वाला, वो बहुत कम लोगों को समझ में आया और लोगों ने कहा कि नहीं साहब ये आप गलत बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, फाजिल साहब कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान और बांग्लादेश बहुत अंतर है और हर चीज में अंतर है, बांग्लादेश तो निकला ही है हमसे। कहा यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस आप भड़काइए मत किसी को। राजू दास जी। नहीं, मैं तो निवेदन पूर्वक अपने हिंदू भाई की पीड़ा आपके सामने में रख रहा हूँ। जो लोग आज उनको लगता है बहुत सुंदर है, मैं निवेदन करता हूँ वो लोग राष्ट्र चेंज कर लें, वो चले जाएं। अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, फाजिल भाई भी बोल रहे थे, वहां से जितने हिंदू भाई हैं अपने लिए यहाँ बसा दें, यहाँ से बांग्लादेश चले जाएं, उनके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ आनंद आएगा, वो आनंद लेंगे। क्या दिक्कत है? हमारे और दो जिस प्रकार से अयोध्या के हिंदू की रक्षा करेंगे, आप बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे? मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदू धर्मगुरु राजू दास जी को तुरंत एयरलिफ्ट करना चाहिए समय बांग्लादेश में। सख्त आवश्यकता है इनकी, वहाँ पर इनको भेजना चाहिए। वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घरों में क्यों है, उनको जाना चाहिए। आरएसएस के कार्यकर्ता घर में क्यों है, उनको जाना चाहिए। समय इस समय टीवी में बहस करने का समय थोड़ी है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ चलिए हम लोग पहुंचा देते हैं आपको बॉर्डर तक। नहीं है बांग्लादेश भेजना चाहिए भाई, इनकी जरूरत है वहाँ पर, बांग्लादेश में जरूरत है इस समय। महेंद्र राजू दास जी की जरूरत है, उस समय भेजना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ उनको भेजना चाहिए। महेंद्र राजू दास जी की सख्त जरूरत है बांग्लादेश को। इनके जाने से वहाँ बहुत लाभ होगा, इनको भेजना चाहिए। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए। वहाँ पर भगाएंगे, यहीं पर बैठ कर टीवी में सारा ज्ञान देंगे। उनकी जरूरत है, ये सब लोग घरों में बैठे हुए इस समय। विश्व हिंदू परिषद के लोग घरों में बैठे हैं, आरएसएस के लोग घरों में बैठे हैं, राजू दास जी घर में बैठे हैं। ऐसे कैसे? ये लहू क्या पानी हो गया क्या इनका? इन्हें निकल जाना चाहिए इस समय तक तो। ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूं, एक बार विमल सिंह जी को जोड़ो। विमल, भारत सरकार ने कहा साहब हम नजर बनाए हुए हैं। पहला, जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है। तीसरा, आप देखिए चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, कोई चेंज नहीं था। ठीक है, पर्सन स्पेसिफिक रिश्ते अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, बात की बात, लेकिन किसी देश का डिप्लोमेटिक रिश्ता किसी से भी बिल्कुल सामान्य रूप से चलता है। जी रजत जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसे ही जो है निष्कर्ष वाला डिबेट हो। देखिए, शेख हसीना जी जब वहां पे जिस तरीके से माहौल बना, वहां पे उपद्रवियों ने जो है प्रधानमंत्री के घर पे जो है हमला बोला। शेख हसीना जो है उस समय जो है, देखिए भारत का संबंध जो है सारे देशों से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा देशों से डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं जिसपे व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे जो है मुद्दे होते हैं जिसको लेकर जो है दोनों देशों के या किसी और देशों के साथ जो है संबंध बना के भारत रखता है। जिस तरीके से वहां पे ये उपद्रव हुआ, शेख हसीना जी के पास जो ऑप्शन था भारत से उन्होंने कांटेक्ट किया और भारत बोली कि मैं भारत आना चाहती हूं। और आपको पता है कि हमारा जो देश है वो मेहमान नवाजी में किसी का जो है किसी कोई भी हो, अगर कोई फंसा हुआ है, कोई परेशान है, तो मेहमान नवाजी में हमारा देश जो है हमेशा जो है करता है। आपने देखा है, ये कल्चर है। चाहता हूं कि जिस तरीके से ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। जिस तरीके से बार बार जो है आपने देखा किस तरीके से सरकार ने जो है जैसे ही ये उथल पुथल हुआ, सरकार ने सबसे पहले राजनीतिक दलों को बुलाया, राजनीतिक दलों को उन्होंने बैठा के जो है इस पे डिस्कस निकाला गया और राजनीतिक दल भी जो है सरकार के इस कदम से जो है खुश है और उन्होंने कहा कि हम पूरा आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि बाद में जो है ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये आप मैंने पूरा समय दिया, कोई बीच नहीं ऐसे नहीं होगा, मैंने पूरा समय आपको दिया, कोई बीच में नहीं बोला। नहीं, ये जो बात, ये आप देखिए अगल बगल, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो,
चाहे वो बांग्लादेश हो, पार्ट्स ऑफ नेपाल हो, उसके पहले मालदीव्स हो। आप ग्लोबली अगर देखिए तो हिंदुस्तान के चारों तरफ अस्थिरता है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देश एकजुट होकर खड़ा रहे। बिल्कुल सही। सबसे पहले बात तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं जो आपने मेरी बात आपने कह दी कि किसी कंट्री का जो रिश्ता होता है दूसरे कंट्री के साथ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शेख हसीना जो है, इस वजह से नहीं शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध थे कि वो शेख हसीना थी, वो बांग्लादेश की हेड ऑफ स्टेट थी और शेख हसीना के संबंध प्रीवियस गवर्नमेंट में यूपीए के साथ भी वैसी ही थी। तो एक कंट्री के साथ होता है और यही चीज भारत का फिलिस्तीन के साथ भी है कि मोदी के नेतन्याहू के साथ एक अलग संबंध है, इसके बावजूद फिलिस्तीन के हक में वो भारत हमेशा वोट देता रहा है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये पॉइंट आपने ये किया।